तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो अब एक न्यू ह्यूमन एम्परर बन चुका होता है, क्योंकि विलेज चीफ ने उसे अपनी वो ह्यूमन एम्परर वाली सील दे दी थी। पर मोशन उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो चाहता था कि वो ह्यूमन एम्परर की सील ग्रैंडपा खुद अपने पास रखें या फिर वो किसी और को दे दें जो बंदा कैपेबल हो। मगर विलेज चीफ उसे समझाता है कि मेरी नजर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा कैपेबल है वो सिर्फ और सिर्फ यांकांग है, मगर वो इस सील को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने अपना पाथवे चुना हुआ है। इसीलिए मेरे पास तुम ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। विलेज चीफ उसे समझाता है कि ह्यूमन एम्परर बनना क्या होता है, और साथ में उसने मोशन को यह भी बता दिया था कि हेवन गॉड्स की अपनी जुरिडिक्शंस होती है, इसी तरह डीमंस की अपनी जुरिडिक्शंस होती है और ह्यूमंस की अपनी। इसीलिए तीनों में से कोई भी किसी के भी मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर कोई भी गॉड या फिर डीमन ह्यूमंस की जुरिडिक्शन में टांग अड़ाए तो उसके हाथ पैर काट देना। अगर वो दोबारा से कोई गलती करे तो उसका सिर उड़ा देना। तुम एक न्यू ह्यूमन एम्परर हो और ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि तुमने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। इसीलिए जाओ और जाकर गॉड्स को पनिश करो ताकि वो कभी भी ह्यूमंस के मामलात में इंटरफेयर ना करें, चाहे इसके लिए फिर तुम्हें सारे के सारे गॉड्स को ही क्यों ना मारना पड़े। ये कहते हुए ग्रैंडपा ऊपर की तरफ देखता है, मगर नीचे से मोशन 9-11 हो जाता है। वो इतनी तेजी से भागा था कि जैसे ग्रैंडपा उसे अभी के अभी गॉड्स को मारने के लिए कह रहा हो, मगर मोशन ज्यादा दूर नहीं जा पाता और विलेज चीफ उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड के जरिए पकड़कर वापस ले आता है और उसे दोबारा से समझाता है कि तुम आज की जनरेशन के किंग हो, इसीलिए तुम्हें हमारी लाइनेज को अच्छी तरह से समझना होगा। हमारी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। हम ह्यूमन एम्परर्स हैं और दुनिया के सारे सेक्ट्स वो हमारे हुक्म को मानते हैं और वही हमें फॉलो करते हैं। अगर तुम कुछ बात करना चाहते हो तो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहना चाहते हो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में न जाने कितने ही मैन एंड वुमेन मास्टर्स मौजूद हैं, मगर उनमें से मैंने किसी को भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप नहीं सिखाई। मगर एज अ मास्टर मैं आज तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा। ये सुनते ही मोशन दोबारा से भाग जाता है, मगर विलेज चीफ कहता है कि तुम जितना सीखना चाहो मैं तुम्हें उतना सिखाने को तैयार हूँ। मगर वो बहुत ही आसानी से मोशन को फिर से अपने उन स्पिरिचुअल हैंड से पकड़कर ले आता है और उसे दोबारा समझाता है कि तुम अभी बहुत वीक हो। अगर डीमंस को या फिर गॉड्स को पता चल गया कि तुम एक ह्यूमन एम्परर हो तो वो तुम्हें मारने में ज्यादा देर भी नहीं लगाएंगे। ये सुनते ही मोशन दोबारा से भाग निकलता है, मगर विलेज चीफ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। जब मुझे ये सील दी गई थी तो मैं वहां से भागा नहीं था, बल्कि मैंने उस लाइनेज को एक्सेप्ट कर लिया था। विलेज चीफ ने उसे पकड़कर उल्टा लटकाया हुआ होता है, जिसके बाद मोशन को दिखाई देता है कि वहां पर ग्रैंडमा भी आ रही है। वो फौरन से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे बचाइए, विलेज चीफ पागल हो गए हैं। पर ग्रैनी सी तो बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली इस ओल्ड मैन ने अपनी लाइनेज किसी को तो दे दी। और वो सबसे कहती है देखो मेरा बच्चा कितना खुश है, और लगता है शायद वो खुशी के मारे अब रो पड़ेगा। पर ब्रांड ग्रैंडपा उसे बताता है कि मुझे सही से सुनाई दे रहा है, वो खुशी के मारे रो नहीं रहा, बल्कि वो अपने आप को विलेज चीफ से बचाने के लिए तुमसे हेल्प मांग रहा है। पर ग्रैनी सी उसे कहती है कि मोशन को ये नहीं मालूम कि वो दुनिया के नंबर 1 स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड स्किल्स को सीखने जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगा। इतने में अचानक उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। उसका इनर डीमन फिर से उस पर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, मगर ग्रैनी सी वो किसी को भी कुछ भी पता चलने नहीं देती। जबकि विलेज चीफ वो मोशन को दोबारा से पकड़कर वापस से अपने सामने ले आता है और मोशन समझ जाता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो ह्यूमन एम्परर की सील को पकड़ लेता है, जिस पर विलेज चीफ हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि तुमने मेरे स्वॉर्ड मूव्स में से पहले स्वॉर्ड मूव को तो सीख लिया है और अब मैं देखना चाहता हूं कि तुमने बाहर जाकर क्या कुछ सीखा है। मैं तुमसे तुम्हारे बराबर रियलम में आकर तुम्हारे साथ स्वॉर्ड फाइट करूंगा। ये सुनते ही मोशन के दिमाग में आइडिया आता है और वो ग्रैंडपा को मस्का लगाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा अगर मैंने आपको हरा दिया तो फिर आप मुझे ह्यूमन एम्परर नहीं बनाएंगे। जिस पर विलेज चीफ काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा।
और ये ह्यूमन एम्परर सील मेरे साथ ही फिर दफन हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं और मोशन कहता है कि ग्रैंडपा जरा संभल कर। ये कहने के साथ वो अपनी 5 एलिमेंट रियलम पावर को अवेकन करता है और उसमें से अपने अर्थ लॉर्ड फॉर्म को समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से अर्थ लॉर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके साथ वो अपने सोर्ड स्किल्स को यूज करने वाला था। मोशन को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि ग्रैंडपा के पास 14 सोर्ड मूव्स हैं और उसने यानकांग किंगडम में 15, 16 और 17 मूव्स को भी सीख रखा है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि वो विलेज चीफ को हरा देगा। हमें दिखाया जाता है कि मोशन यहाँ पर अपनी मल्टीपल सोर्ड टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही विलेज चीफ पर अटैक करता है तो विलेज चीफ एक बहुत ही बड़ी सोर्ड सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ की सोर्ड वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मोशन उस सोर्ड से टकराते ही बहुत ही दूर जा गिरता है, जिस पर विलेज चीफ को पता चल गया था कि मोशन में थोड़ा बहुत दम है मगर शायद वो काफी नहीं है। इतने में मोशन वो पलटकर वापस आ जाता है और अपनी अगली सोर्ड टेक्निक को यूज करता है और उसके साथ अपनी स्पिनिंग सोर्ड को जैसे ही रिलीज करता है तो वो फिर से पीछे आ गिरता है और इसी तरह वो दोबारा से आगे जाता है और अपनी एक और सोर्ड टेक्निक को यूज करता है मगर कोई भी सोर्ड टेक्निक काम नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि उसने सोर्ड ड्रिलिंग टेक्निक को भी यूज कर लिया था जो कि सबसे पावरफुल टेक्निक थी मगर वो भी यहाँ पर काम नहीं आई थी। जिसके बाद मोशन डिसाइड करता है कि वो स्वॉर्ड माउंटेन एंड रिवर टेक्निक को भी यूज करेगा, पर यहाँ पर भी रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। इस मर्तबा भी वो विलेज चीफ से पिट कर वापस नीचे आ गिरता है और कहता है मैंने सोचा था कि मैंने यानकांग किंगडम में जो 3 न्यू स्वॉर्ड मूव सीखे हैं उनके जरिए मैं विलेज चीफ को आराम से हरा सकता हूँ, जबकि इस वक्त हम दोनों का रियल भी बिल्कुल सेम लेवल पर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि विलेज चीफ से पंगा लेना इतना महंगा पड़ सकता है। वो लोग दोबारा से खड़े हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है इस मर्तबा भी विलेज चीफ उसे एक के बाद एक अटैक के साथ बहुत ही दूर उछाल फेंक रहा था मगर मोशन पलटकर वापस आ रहा था और हर मर्तबा एक नया अटैक करने की कोशिश कर रहा था मगर कोई भी अटैक विलेज चीफ के सामने काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विलेज चीफ वो स्वॉर्ड गॉड है और उसने स्वॉर्डमैनशिप को इस तरह प्रैक्टिस किया हुआ है कि जैसे स्वॉर्ड उसकी बॉडी का एक हिस्सा हो। मोशन की यहाँ पर ऐसी दुर्गत बन गई थी कि मोशन अब कभी चाहकर भी विलेज चीफ को स्वॉर्डमैनशिप में चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, मगर वो अभी भी यही कह रहा होता है कि लगता है कि शायद मुझे स्वॉर्ड रिवर एंड माउंटेन टेक्निक को और भी ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। चाहे उसे इंप्रूव करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा, पर मैं इस स्वॉर्ड को आखिर कितने मैक्सिमम लेवल तक लेकर जा सकता हूं क्योंकि विलेज चीफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्वॉर्ड एंड रिवर टेक्निक चाहे अपने पीक पे भी आ जाए तो भी विलेज चीफ इसे चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कोई कंपटीशन नहीं है बल्कि ये मेरी स्वॉर्डमैनशिप का एक इम्तिहान है और मुझे अपने इस इम्तिहान में हर हाल में पास होना ही होगा। इतना कहने के साथ वो यहाँ पर कुछ अलग तरह के स्वॉर्ड मूव को ट्राई करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो विलेज चीफ के ही सिखाए हुए स्वॉर्ड मूव्स को प्रैक्टिस करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो उन स्वॉर्ड मूव्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो एक न्यू टेक्निक अनलॉक कर लेता है जिसके अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं और ये स्वॉर्ड्स बढ़ती ही जा रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि मोशन ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि जिससे वो अब शायद विलेज चीफ को टक्कर दे सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने इस सनसेट टेक्निक को सिर्फ कुछ टाइम तक ही प्रैक्टिस किया है मगर ये सनसेट टेक्निक बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, मगर ये टेक्निक बिल्कुल ऐसी है जैसी कोई 100 ईयर पुरानी वाइन हो। मगर इतने में अचानक मोशन का वो पूरा का पूरा प्लान ही विलेज चीफ फ्लॉप कर देता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड इंप्रूवमेंट टेक्निक काफी अच्छी है मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा विजन वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मेरा है। चाहे तुम किसी तरह की भी स्वॉर्ड टेक्निक को सीखो और उसे इंप्रूव करते जाओ मगर हमेशा तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक्स में कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी और फ्यूचर में तुम उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे और तुम और भी ज्यादा वीकनेसेस शो करते जाओगे। बेहतर यही है कि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तुम उसे जितना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करोगे तुम स्वॉर्डमैनशिप में उतना ही आगे तक जा पाओगे और इसी तरह ही तुम स्वॉर्डमैनशिप की न्यू टेक्निक्स को अनलॉक कर पाओगे। और मुझे लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे अब तुम्हें कुछ न्यू टेक्निक सिखानी चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वो फाइट तो खत्म हो चुकी होती है मगर मोशन को एक बात समझ में आ
गई थी कि स्वॉर्ड गॉड वो उसे कुछ देना चाहता है और उसे वो चीज ले लेनी चाहिए, जिसके बाद वो विलेज चीफ के आगे झुककर उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करता है और ह्यूमन एम्परर सील को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था। और विलेज चीफ उससे कहता है कि चलो हम आज से ही शुरू करेंगे, वैसे भी हमारे ज्यादा रूल्स है ही नहीं, तुम तो 27th जनरेशन के ह्यूमन एम्परर हो। और वो ह्यूमन एम्परर को रेन हुआंग कहकर पुकारता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा फार्मिस्ट वो विलेज चीफ को जब उसके घर में वापस लेकर आता है तो वो फौरन से उससे कहता है कि जब तुम मोशन के साथ स्वॉर्डमैनशिप कंपटीशन कर रहे थे तो उस वक्त तुमने उससे चीटिंग की थी, जिस पर विलेज चीफ कहता है कि नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मगर ग्रैंडपा फार्मिस्ट उससे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप जब भी तुम उसे प्रैक्टिस करते हो और स्वॉर्ड माउंटेन एंड रिवर टेक्निक यूज करते हो तो तुम्हारी वाइटैलिटी डैमेज हो जाती है। तुम जब मोशन के साथ फाइट कर रहे थे तो तुमने उसके ऊपर स्वॉर्ड एंड माउंटेन टेक्निक को यूज किया है और तुमने मुझे ये बताया था कि तुम स्वॉर्ड एंड माउंटेन टेक्निक को 3 मर्तबा से ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी वाइटैलिटी डैमेज हो जाती है, मगर इस मर्तबा तुमने उसे 7 टाइम यूज किया है। अब विलेज चीफ को समझ में आ जाता है कि उसकी चीटिंग यहाँ पर पकड़ी जा रही है, जिस पर वो बहाना बनाता है कि तुम मेरी वाइटैलिटी को जानते ही नहीं हो, वो बहुत ही खतरनाक है। मैं अपनी वाइटैलिटी को 4 मर्तबा यूज कर सकता हूँ और अपने फुल कंट्रोल में रखकर उसे यूज करता हूँ, मगर इस मर्तबा मैंने अपनी वाइटैलिटी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही यूज किया था। जिस पर फार्मिस्ट उसे देखते हुए कहता है, हाँ वाकई में। तो विलेज चीफ को पता चल जाता है कि अब वो उसकी बात पे यकीन नहीं करने वाला, इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मोशन की वाइटैलिटी सच में बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने टाइम के बाद जब लौटेगा तो वो इतना स्ट्रांग होगा। तो ग्रैंडपा फार्मिस्ट उससे कहता है कि लगता है कि शायद मोशन वो स्वॉर्डमैनशिप में अब तुमसे भी ज्यादा आगे जाने वाला है, क्योंकि तुम एक वाटर टैंक की तरह हो और वो एक बिग वाटर टैंक की तरह है। तो विलेज चीफ को यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी होती है। वो कहता है कि चाहे वो स्पिरिचुअल रियलम में मुझसे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, मार्शल आर्ट रियलम में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मेरी बराबरी करना तो दूर की बात है। मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक्स में कभी भी कोई वीकनेस नहीं होती, इसीलिए तो मैं आज भी इतना पावरफुल हूँ। जबकि ग्रैंडपा फार्मिस्ट कहता है, अच्छा तो फिर बताओ कि मोशन की वीकनेस क्या है। तो विलेज चीफ फिर से परेशान हो जाता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उसकी भी कोई वीकनेस नहीं। मैं जानता हूँ तुमने उसे अच्छी तरह से देखा है, मगर उसकी क्वालिटीज के बारे में उसे मत बताना। और फिर अगले सीन में फिर ग्रैंडपा फार्मिस्ट उससे कहता है कि ये एंशिएंट सील तो एंशिएंट एम्परर से रिलेटेड है। तो विलेज चीफ उसे बताता है कि एंशिएंट टाइम के ह्यूमंस ने एंशिएंट टाइम में बहुत सारे सेक्रेट प्लेसेस को ढूंढ लिया था, मगर ये सारी एंशिएंट कहानियां सिर्फ और सिर्फ कहानियां ही हैं। आज इस ह्यूमन एम्परर सील की कोई भी वैल्यू बाकी नहीं रही, ये बस एक लोहे का टुकड़ा है। मगर ग्रैंडपा फार्मिस्ट कहता है, मैंने सील के बारे में सुना था, ये सील तो जेट पेंडेंट से भी ज्यादा कीमती होती है। तो विलेज चीफ उसे बताता है कि हाँ एंशिएंट टाइम में ऐसा ही हुआ करता था, इस सील की वैल्यू वो सबसे ज्यादा ऊपर हुआ करती थी क्योंकि ये सील एंशिएंट सेक्ट के हर एक मास्टर्स को कमांड कर सकती थी। देखिए इस सील की मदद से कोई भी शख्स दुनिया के सारे मास्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। और विलेज चीफ अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोशन को दे रहा है और वो चाहता है कि मोशन इस सील की मदद से दुनिया के सारे हीरोज को एक जगह इकट्ठा करे और गॉड्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। मैं देखना चाहता हूं आखिर वो सेक्ट्स को किस तरह कमांड करता है और क्या कोई सेक्ट उसकी बात मानता भी है या नहीं। जिस पर ग्रैंडपा फार्मिस्ट कहता है, तुम ये बात जानते हो ना कि ये चीज कितनी खतरनाक है, उसके बावजूद भी तुमने वो सील उसके हाथ में दे दी है। तो विलेज चीफ कहता है कि वो सील असल में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपनी पूरी लाइफ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। कहने के बाद वो अपनी उस सोर्ड को देखता है जिसे उसने चेन्स के साथ बांधा हुआ था और वो ग्रैंडपा फार्मिस्ट से कहता है कि मैं अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं संभाल पा रहा, इसीलिए अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मोशन को ही संभालनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने साथ अपनी कब्र में ले जाऊं, मुझे ये अपने मरने से पहले किसी और को देनी होंगी। भले ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर उसके बावजूद भी किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे उठानी ही होंगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला शख्स हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में फेल हो जाए या फिर मारा जाए, मगर जीतने की उम्मीद कभी भी
खत्म नहीं होती। और ऊपर से मोशन का विजन अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और वो अपने विलेज में वापस भी आ चुका है, तो इसीलिए अब हमें उसे अपने और भी ज्यादा स्किल्स सिखाने की जरूरत है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ वो खड़ा होकर मोशन से कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब तुम्हें प्रोफाउंड स्किल्स सिखाए जाएं। इस टेक्निक को सोड ओपन्स द येलो कहा जाता है और उसके साथ तुम्हें ब्लड बॉइलिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे सीखने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये टेक्निक एंशिएंट टेक्निक है, इसीलिए ये काफी खतरनाक भी होगी और हो सकता है कि इसे सीखने में तुम्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। एक मर्तबा तुमने ब्लड बॉइलिंग टेक्निक सीख ली, उसके बाद मैं तुम्हें सोड ओपन्स द येलो टेक्निक भी सिखाऊंगा, क्योंकि उसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं तुम्हें वो टेक्निक भी आराम से सिखा सकता हूँ। और इस वक्त तुम्हारी सोड नॉलेज वो जितनी है उसके हिसाब से मैं फिलहाल तुम्हें ये दो टेक्निक से सिखा सकता हूँ, मगर फ्यूचर में जब तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा टेक्निक्स सिखाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निक्स तुम सीख तो लोगे मगर तुम इन्हें यूज नहीं कर पाओगे। पर मैं तुम्हें ये टेक्निक्स ऑलरेडी सिखाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, ताकि तुम इन टेक्निक्स को अच्छी तरह से याद कर लो और फ्यूचर में तुम्हें कभी भी इन टेक्निक्स को यूज करना हो तो तुम्हें इन टेक्निक्स के बारे में पहले से ही मालूम होना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो ग्रैंडपा के सिखाए हुए उन 100 टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है और वो टेक्निक्स विलेज चीफ के समझाने के बाद मोशन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जिससे वो बहुत ही जल्दी उन टेक्निक्स को मास्टर कर लेगा। और जब वो ब्लड बॉइलिंग टेक्निक को यूज करता है तो वो सेम टू सेम वैसा ही तरीके से यूज करता है जिस तरह विलेज चीफ ने यूज की थी। और ये ब्लड बॉइलिंग टेक्निक हम लोगों ने बहुत पहले भी देखी थी। मोशन ने एक पेंटिंग को यूज किया था जिसके अंदर से ब्लड निकलता था और ये टेक्निक सेम उसी टेक्निक की तरह की टेक्निक है। और मोशन कहता है कि एक मर्तबा ब्लड बॉइलिंग टेक्निक को मास्टर कर लूं तो फिर मैं सोड ओपन्स द येलो को भी मास्टर कर पाऊंगा। अभी वो ये बातें सोच ही रहा होता है, इतने में ग्रैंडपा गुआन आ जाता है और कहता है कि चलो बच्चे अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ये कहने के साथ वो उसे अपनी स्पीड टेक्निक सिखाने के लिए बहुत ही दूर ले जाता है और ग्रैंडपा वांगशेन उसे अपनी अजूरा थंडर टेक्निक्स के साथ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जबकि ग्रैंडपा बुचर उसे अपने बुचर स्किल्स में मास्टर कर देता है। और फिर वो ब्लैक स्मिथ टेक्निक के लिए अपने ग्रैंडपा म्यूट के पास जाता है। ये ग्रैंडपा सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता, जबकि ग्रैंडपा फार्मेस्ट से मकड़ियों को अच्छी तरह से ट्रीट करना सिखा रहा होता है कि किस तरह उन्हें ट्रीट करना है। और यहाँ पर ग्रैंडपा शिया वो उसकी विजन टेक्निक को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जिसके जरिए उसकी आइज पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह रात भर वो प्रैक्टिस करता रहता है और जब सुबह होने वाली होती है तो ग्रैंडपा गुआन वो ग्रैनी सी के रूम में जाता है और उसे बुलाने के लिए दरवाजे के पास जाकर कहता है कि चलो ग्रैनी अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी अपने स्किल्स मोशन की बॉडी को ट्रांसफर कर दो। मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वो भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ग्रैनी सी ने अपनी ओल्ड स्किन को उतार कर नीचे फेंका हुआ होता है और वो अपने असली रूप में आ गई थी, जिस पर ग्रैंडपा गुआन काफी डर गया था, क्योंकि उसके इस नए रूप को देखकर हर शख्स उसका दीवाना हो जाता है और अपनी नजरें उससे दूर नहीं हटा पाता। और ग्रैनी सी ने बहुत ही लंबे टाइम के बाद अपना ये वाला हुलिया अपनाया था, तो इसीलिए ग्रैंडपा गुआन चौंक गया था। मगर ग्रैनी सी उससे कहती है तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? सुनते ही ग्रैंडपा गुआन के तो 12 बज जाते हैं और वो चिल्लाते हुए भागते हुए बाहर जाता है और सब लोगों को बताता है कि बहुत बुरा हुआ, ग्रैनी सी ने अपना असली रूप दिखा दिया है। वो फौरन से ब्लाइंड ग्रैंडपा को चिल्लाते हुए आवाज देता है कि जल्दी से आ जाओ, मैं उसकी तरफ देख नहीं सकता तो मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, मगर तुम तो देख ही नहीं सकते, तुम उसे रोक पाओगे। मगर ग्रैनी सी तो बाहर निकल कर आ जाती है और ग्रैंडपा लॉन्गशेन जब उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती में गुम हो जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद ब्रश भी नीचे गिर जाता है और वो एक आईना लेकर अपने बाल सेट करते हुए ग्रैनी सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वहां पर ग्रैंडपा वांगशेन आता है तो ग्रैनी सी की अदाएं देखने के बाद उसका भी दिल धक धक करने लगता है और वो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपनी बुद्धा टेक्निक को यूज करते हुए अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करता है। और ग्रैनी सी जैसे ही ग्रैंडपा फार्मिस्ट के पास से गुजरती है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं और उसने भी इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, मगर वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और विलेज चीफ चिल्लाते हुए ब्लाइंड मैन को पुकारता
है कि तुम कहाँ रह गए हो, जल्दी इस लेडी को होल्ड करो। तो ग्रैंडपा शिया वहाँ पर आ जाता है और वो आते साथ ही ग्रैनी से कहता है कि ग्रैनी सी, क्या ये तुम हो या फिर तुम ली टियानजिंग हो? तो ग्रैनी सी जैसे ही उन लोगों के करीब आती है तो वो उन लोगों को अपना असली रूप दिखाती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये ग्रैनी सी नहीं बल्कि ली टियानजिंग है। पर ग्रैंडपा गुआन पीछे से कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये ली टियानजिंग ही है। लगता है कि वो ओल्ड लेडी उसे अब ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो सब लोग उसे देखने के बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, जबकि जब मोशन ऊपर से आता है और वो देखता है कि ग्रैनी सी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है तो वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मगर यहाँ पर ली टियानजिंग वो ग्रैनी सी की खूबसूरती का फायदा उठाता है और सब लोगों को ये बात बताता है कि मैंने अपनी वाइफ का शादी वाले दिन जब हाथ थामा था तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, बल्कि इस दुनिया में कोई भी शख्स इसके लायक नहीं है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि उसकी खूबसूरती को मैच कर सके या फिर उससे शादी करने के लायक हो। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने जानबूझकर उससे शादी की थी। मैं जानता था कि मैं एक सेक्ट मास्टर हूँ तो ग्रैनी सी मुझे मना नहीं कर पाएगी। हालांकि वो मुझसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर उसके मास्टर का ऑर्डर था तो इसीलिए उसने ऑर्डर को फॉलो करना ही था। और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से मालूम थी कि वो शादी की रात ही मुझे मार डालेगी और मैं उसके हाथों मरने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि मैं जानता था जब वो मुझे मारेगी तो मैं उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं खुद वो बनना चाहता था। अगर वो मुझे मार देती है तो मैं उसकी जगह ले लेता हूँ तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मगर यहाँ पर ब्लाइंड मैन वो उससे आकर कहता है कि ओल्ड मास्टर ली, क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक मर्द हो और इस वक्त तुम एक औरत की बॉडी में हो? मगर ग्रैनी सी उससे कहती है कि बेवकूफ अंधे, तुम्हारी आंखें ही अंधी नहीं है बल्कि तुम्हारा दिल भी अंधा है। तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा कि एक खूबसूरत बॉडी होने के क्या फायदे होते हैं। इसीलिए अब मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे रोकने के लिए अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी इसी बॉडी के साथ अपनी मर्जी से गुजारूंगी। ये बात मास्टर ली टियानजिंग उस बॉडी के अंदर से कह रहा होता है, जिस पर मोशन उसे रोकता है और कहता है कि कल्ट मास्टर ली, लगता है कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम क्या हो। तुम डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर रह चुके हो और हम दोनों ही सेम पाथवे को फॉलो करते हैं। अब तुम्हें देखकर तो मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर हुआ करते थे। ये बात तो ली टियानजिंग को गुस्सा दिला देती है और वो ग्रैनी सी की बॉडी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी खूबसूरती का जादू मोशन पर भी चला देता है, जिससे मोशन भी एक लम्हे के लिए बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसने पहले कभी इतनी खूबसूरती देखी ही नहीं थी। और ग्रैनी सी यानी कि एल्डर ली टियानजिंग उससे कहता है कि अब तुमने एक वर्ड भी और कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी, उसके बाद मैं दोबारा से अपने कल्ट सेक्ट की मास्टर बन जाऊंगी। तो मोशन उसकी खूबसूरती में इस तरह गुम हो जाता है कि वो खुद ब खुद कहने लगता है, ये तो इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं इसके हाथों मारा जाऊं तो मेरे लिए तो ये खुश नसीबी की बात होगी। मगर अचानक वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दोबारा से होश में आते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो ग्रैनी सी है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगी, ये एल्डर ली टियानजिंग उससे ऐसा करवा रहा है। इसीलिए मोशन बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि वो अब उस लेडी के सामने कोई बात कर सके। इसीलिए एल्डर ली टियानजिंग उसे छोड़ देता है और वहां से जैसे ही जाने लगता है तो उसे रोकने के लिए कोई भी उसके पीछे नहीं जा रहा था, क्योंकि वो किसी को भी देखते ही उसे अपने जादू में फंसा देती है। मगर ग्रैंडपा शिया अचानक से बीच में आकर उसका रास्ता रोकता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो इसीलिए उस पर उस जादू का कोई असर होता ही नहीं है। पर जैसे ही ली टियानजिंग उस पर अपने पंजे से वार करता है तो ग्रैंडपा शिया पीछे पलटकर अपनी स्टिक के साथ उसके प्रेशर पॉइंट पर इस तरह अटैक करता है कि वो लेडी वहीं पर ही रुक जाती है और वो ब्लाइंड मैन से कहती है कि मेरी वाइफ की कल्टीवेशन काफी वीक है, अगर मेरी अपनी कल्टीवेशन मेरे पास होती तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकता था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।